बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 14.5 जो कि फेज़ के बारे में है, इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आया तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। सिंपल आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज में जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें जो आपको शो हो रहा है, इसमें लिखा है कि डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट रिलेट टू टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि आप डिस्कस करें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके बाद टाइम का ऑसिलेशन के साथ क्या सिंक्रोनाइजेशन बनेगा, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, उसे भी एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ गया तो इसको किस तरीके से कितना अटेम्प्ट करना है, इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वाला टॉपिक यानी ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर वाइट बोर्ड पर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दूंगा। मैथमेटिकल स्टेप्स उतने ही करवाऊंगा, उतनी ही थ्योरी लिखवाऊंगा जिस तरीके से आपने इसे बोर्ड एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स लेने हैं। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से 100% अंडरस्टैंड कर सकें और साथ साथ आप नोट्स भी बना लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फेज़ की डेफिनेशन आपकी बुक की लाइंस को कॉपी किया हुआ है। तो कहता ये है कि जो फेज़ है ये एंगल है, एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इस एंगल के बारे में थोड़ा सा समझा लूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाए। देखें, ये जो एंगल का फॉर्मूला उसने लिखा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में पढ़ा था। अब उसमें ये था कि हम बात करते थे कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, ये फार्मूला है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है। जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो फिर उसकी वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो ये सर्कल में जब बॉडी मूव करता है तब वाली वेलोसिटी ओमेगा, और जब बॉडी सर्कल में मूव करे तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा, कितना मूव किया उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा से शो करते हैं। लेकिन जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब उसका डिस्प्लेसमेंट डी या एस होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट करें ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे ये इसका सेंटर है जिसको हम ओरिजिन यानी ओ के साथ शो करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको आप पॉइंट पी का नाम दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जब इस सर्कल में मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा होगी। लेट करें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये यहाँ से मूव करके यहाँ तक चला गया तो इसका सेंटर के साथ ये जो एंगल बनता है ना, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा ना, चाहे वो बहुत थोड़ा ही क्यों ना लगे, उस टाइम को आप टी का नाम दे लें। तो यही फार्मूला है कि ओमेगा यानी जिस स्पीड के साथ ये इस सर्कल में मूव कर रहा है वो इक्वल होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी थीटा हमें दो चीज़ें बेसिकली बताता है। थीटा हमें ये बताता है कि बॉडी कितना मूव किया। देखो, एंगल को देख के हमें पता चल जाता है कि बॉडी कितना मूव किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट करें मैं आपको कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में 90 डिग्री मूव किया है, तो आपके माइंड में फ़ौरन ये आएगा कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में यहाँ से यहाँ तक चला गया, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री बनता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि सर्कल में एक बॉडी जो है वो 180 डिग्री मूव किया तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, सर्कल चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कि बॉडी ने हाफ सर्कल कवर किया है, जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना, ये बिल्कुल हाफ सर्कल। तो अब इसका जो एंगल बनेगा उसको आप थीटा का नाम देंगे, और ये आपको पता है हाफ सर्कल में 180 डिग्री होता है।
और अगर मैं आपको कहूं कि एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 360 डिग्री, तो आपके माइंड में फ़ौरन जाएगा कि बॉडी ने एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लिया, चाहे वो सर्कल बड़ा सारा हो चाहे वो सर्कल छोटा हो। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि एंगल को देख के हमें एक बात का तो पता चल जाता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कितना मूव किया। तो एंगल हमें क्या बताता है कि बॉडी ने कितना मूव किया, उसने डिस्प्लेसमेंट सर्कल में कितना कवर किया। और दूसरी चीज़ हमें एंगल ये भी बताता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। आप जानते हैं अगर बॉडी जो है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा रही हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही हो तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव लगाते हैं। नेगेटिव शो करता है कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो मतलब एंगल जो है जब भी बॉडी सर्कल में मूव करेगा तो उसका जो एंगल है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको, जिसको हम यहाँ पे फेज के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, ये हमें दो चीज़ें बताता है। बॉडी कितना मूव किया, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो चीज़ें हमें स्पेसिफाई कर रहा है, दो चीज़ों की वजाहत कर रहा है। और यही उसने आपकी बुक की वर्डिंग इसकी डेफिनेशन के तौर पे लिखी कि द एंगल, ये एंगल फार्मूला भी लिख दिया, विच स्पेसिफाइज, ये एंगल जो है स्पेसिफाई कर रहा है, हमें बता रहा है। भाई एंगल क्या बता रहा है, द डिस्प्लेसमेंट, के बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सर्कल में कितना मूव किया। सर्कल के एंगल देख के आपको पता चल जाएगा भी कितना मूव किया, एंगल तो है, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये हमें एंगल ये भी बता रहा है कि मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ऑफ द पॉइंट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड फेज, यानी वो पॉइंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इससे पिछले टॉपिक के साथ मुंसलिक है, क्योंकि उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उस बॉडी का जो शेडो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। यानी सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो रिलेशन है, हम इससे पिछली वीडियो में, पिछले टॉपिक में मैं आपको समझा के आ चुका हूं, और उसी का ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो यानी 14.4 वाला टॉपिक नहीं समझा तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 14.4 वाला टॉपिक, इससे पिछला टॉपिक समझेंगे तो ये टॉपिक भी समझ आएगा और इससे अगला टॉपिक भी समझ आएगा, वरना ये वाला और इससे अगला टॉपिक आपको समझ नहीं आने वाले। यानी आपको लेक्चर तरतीब के साथ देखने पड़ते हैं, हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक के साथ मुंसलिक होता है, कोई ना कोई उसका कनेक्शन होता है। तो अगर आप किसी टॉपिक को स्किप करके कोई टॉपिक अगला सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो टॉपिक सही से समझ नहीं आएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट करें ना, एक ड्रामा है, आपने उसकी पहली 2 किस्तें नहीं देखी, पहले 2 एपिसोड नहीं देखे, तीसरे पे चल रहे हैं, तो आपको कहानी की समझ नहीं आएगी, कैरेक्टर की समझ नहीं आएगी, भाई ये क्या चल रहा है। तो मतलब आपको तरतीब से चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाके स्टोरी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठता है। तो यही बात, इसको ज़हन नशीन रखिए कि जब भी आपने लेक्चर सुनना हो तो आप कोशिश करें कि आप उससे जो पहले वाले टॉपिक्स हैं वो आपको आते हों, उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हों। तो इस तरीके से आपके लिए समझना और हमारे लिए समझाना भी आसान हो जाता है। अच्छा, मैंने इसमें आपको इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आ गई। अब हम ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हेडिंग देंगे। उसने बोला डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यहाँ पे हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेडिंग दी। हेडिंग क्यों दी? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग देंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि ये स्टूडेंट सही ट्रैक पे चल के लिख रहा है। क्योंकि पेपर में आपने सिर्फ क्वेश्चन का नंबर देना होता है, क्वेश्चन का लाइन, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो तो नहीं लिखनी होती। तो हेडिंग देख के पता चलता है कि आप सही पटरी पे जा रहे हैं, गलत पटरी पे जा रहे हैं। तो इसलिए हेडिंग्स देना मस्ट है। अब देखिएगा, फेज इज द क्वांटिटी, फेज एक ऐसी क्वांटिटी है, मतलब एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है विच शोज, जो हमें बताती है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेशन, के जो बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो वो किस स्टेट में है, किस पोजीशन में है। देखें, बॉडी जैसे जैसे ऐसे जाएगा तो उसका साया जो है, उसका जो शेडो है वो इस डायमीटर के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, पिछला टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। अब देखें, यहाँ पे मैंने पिछले टॉपिक का ही हवाला दिया थोड़ा सा। इन सर्कुलर मोशन, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, तो उस सर्कल में जब बॉडी मूव करती है तो उसका जो शेडो का डिस्प्लेसमेंट है मूविंग इन अ सर्कल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। और मैंने इससे जो पिछली वीडियो है, पिछला टॉपिक, उसमें मैंने आपको वो दिखाया भी करता हुआ कि एक जो बॉल है उसको हमने टर्न टेबल पे रखा और वो बॉल सर्कल में मूव कर रही थी, और उस बॉल का जो शेडो था जो दीवार पे बन रहा था वो इस तरीके से जिस तरह पेंडुलम ऑसिलेट करता है वैसे ऑसिलेट कर रहा था। मैंने आपको दिखलाया भी करके, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पिछले टॉपिक का हवाला है। और उस टॉपिक में हमने 3 फार्मूले, यानी इससे पिछले टॉपिक में हमने 3 फार्मूलेज ड्राइव किए, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वहीं से ये जो फार्मूला है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मैंने लिखा है, पिछले टॉपिक से लिया गया है, डेरिवेशन मैंने इसके पिछले टॉपिक में करवाई है, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, बुक में भी डायरेक्ट यूज हुआ है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा है, और थीटा आपको मैं बता चुका हूं कि वो क्या होता है, ओमेगा टी होता है। अच्छा जी, अब इसको हम जनरल फॉर्म में, जनरल वे में इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि हम ज्यादातर ना ऑब्जेक्ट को यहां से शुरू करवाते हैं। अब इस चीज को देखिएगा, आपको पता है कि हमारे पास बेसिकली ना इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मैं जरा इसके ना थोड़ा सा इसको रेज कर लूं, ये चीजें जो हैं बेसिक हैं और ये मुझे आपको समझानी है, तभी आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझ आएगी। देखिएगा 4 क्वाड्रेंट सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है, इस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं। तो हम सर्कल के अंदर भी इनको बना सकते हैं। लेट करें ये मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, डायामीटर बनाया, और ये मैंने एक लाइन बना ली, ये है वाई एक्सिस। तो देखो 4 क्वाड्रेंट बन गए ना सर्कल में, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल 0 होगा, यहाँ पे एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर 360 हो जाएगा। तो एक सर्कल पूरा हो जाएगा। तो अगर तो हम बॉडी को यहाँ से मूव करवा रहे हैं, यानी ये वाला जो पोजीशन है 0 डिग्री से, तो फिर एंगल 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा। तो जैसे एंगल 0 पुट तो ओमेगा टी प्लस 0 ओमेगा टी है, तो फिर यही फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर हम बॉडी की मोशन ही इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट से, तो फिर हमें फाई को 90 पुट करना पड़ेगा। और अगर हम बॉडी की मोशन यानी यहां से स्टार्ट करें, लेट करें बॉडी मूव करना ही यहां से शुरू हुआ, तो फिर हम फाई को 180 पुट करेंगे। यानी ये जो फार्मूला है इसको हम यहाँ पे इसके 3 केसेस सॉल्व करने वाले हैं कि जब अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन इस पॉइंट से शुरू होगी, तो हम फाई को 0 लेके एक ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। और अगर बॉडी को हम यहाँ के बजाय यहाँ से वो मोशन शुरू करता है 90 डिग्री से, तो फिर हम यहाँ पे केस 2 के अंदर व्हेन इनिशियल फेज यानी उसका जो शुरू वाला फेज है वो स्टार्ट ही 90 डिग्री से करे, तो 90 डिग्री के लिहाज से ये ग्राफ बनाएंगे। और फिर उसके बाद आपकी बुक के ऊपर 180 डिग्री के लिहाज से इस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, इस इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाया हुआ है, मैंने आपको समझाया। तो ये है द टाइम वेरिंग क्वांटिटी, यानी ओमेगा टी प्लस फाई जो है ना इज कॉल्ड फेज ऑफ मोशन, इसको फेज ऑफ मोशन बोलते हैं। जबकि ये जो कांस्टेंट फाई है इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट या फेज एंगल, ये हमारे पास इनिशियल यानी फेज एंगल कहलाता है। एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, जबकि एक्स नॉट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एम्पलीट्यूड का नाम दे चुके हैं पिछली वीडियोस में, उसे शो करता है। अब स्टूडेंट्स असल काम आ गए, ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये तो आपको पता है, ये पिछले टॉपिक से ली गई है, और ये इसकी डेफिनेशन ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्ट में अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। असल काम है ये वाला, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर ये डायरेक्ट किया हुआ है और हैंड बुक्स में भी डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके दिखलाऊंगा। इसलिए आपने बड़ी ध्यान के साथ ये वाला पोर्शन जो अब शुरू हो रहा है इस वीडियो के आगे वाला ध्यान के साथ समझना है। देखिएगा हमने ना यहाँ पे ग्राफ बनाया, याद रखें ग्राफ हमेशा 2 एक्सिस के दरमियान बनता है। एक क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस ली जाती है, दूसरी क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस ली जाती है। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये मेरे पास वाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली जो इस तरह हॉरिजॉन्टल होती है ना, ये एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है। जिस तरह जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ ये जमीन एक्स एक्सिस है, और इसके साथ जो दीवार है ये वाई एक्सिस है। तो ऐसे समझ लें, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। अब स्टूडेंट्स देखिएगा वाई एक्सिस इस तरीके से है, यहाँ पे जो है वाई एक्सिस 0 होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस बढ़ेगा। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता बढ़ता लेट करें ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया और पॉजिटिव में, और इधर वाई नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता बढ़ता नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। ये यानी मैक्सिमम वाले पॉइंट्स हमने यहाँ पे शो कर लिए। मैक्सिमम का मतलब है एम्पलीट्यूड, यानी इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं जा सकता। ये जो मेन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस है इसी को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इनको हमने नाम देने हैं। ये नाम भी आपको मैंने समझाने हैं, ये नाम किस तरह दिए जाते हैं। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ इमेजिन कीजिएगा, वो ये है कि जब एक सर्कल पूरा हो जाता है ना, तो एक सर्कल पूरा होने में जो बॉडी को टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और उसे हम कैपिटल टी के साथ शो करते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया। कैपिटल टी का क्या मतलब है कि बॉडी यहाँ से मूव करके जब यहाँ पे आएगी तो उसका जो डिस्टेंस है वो टी बनेगा। अब स्टूडेंट्स, इस पूरे में हमने अगर इस टी के 4 हिस्से कर दें, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कंप्लीट सर्कल वो टी है, तो इस एक का क्या होगा? तो भाई ये टी है तो ये इसका चौथा हिस्सा है, यानी टी बाय 4 होगा। यहाँ तक क्या होगा? ये अगर ये शुरू वाला लेट करें, यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? टी बाय 4। भाई टी बाय 4 क्यों? चूंकि यहाँ तक ये सारा टी है तो इसके 4 हिस्से हैं, तो टी बाय 4। अच्छा ये होगा टी बाय 4। अच्छा ये क्या होगा? ये 2 हिस्से हैं तो ये होगा 2t/4, यानी इसके 4 हिस्से हैं तो ये 2 हिस्से पूरे हो गए। अच्छा यहाँ तक क्या होगा? 3t/4, यानी 4 हिस्से हैं तो यहाँ तक 3 हिस्से हो गए। और ये यहाँ पे क्या होगा? 4t/4, यानी 4 हिस्से पूरे हो गए 4 के, तो t/4 यहाँ तक होगा। ये होगा 2t/4। अब 2 2 4 तो ये t/2 बनता है। ये 3t/4 लिख लें, 4 से 4 कट गया तो ये t आ गया। यानी कि हम पूरे सर्कल को ना अगर हिस्सों में डिवाइड करें तो ये एक हिस्सा t/4, फिर ये वाला t/4, तो t/4 प्लस t/4 t/2 बनता है। फिर ये t/2 बना यहाँ पे, इसमें फिर ये इतना t/4 है, एक हिस्सा t/4 है, तो वो 3t/4 बन जाता है, और यहाँ पे आके t बन जाता है। तो हमने इस तरह किया कि इसको हमने डिवाइड कर लिया। लेट करें ये 0 है और ये वाला पॉइंट जो है ये t/4 को शो कर रहा है, और ये वाला पॉइंट इससे आगे यानी t/2, यहाँ पे हाफ सर्कल पूरा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट 3t/4 और ये वाला पॉइंट सिंपल t, यानी यहाँ पे टाइम t पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब यहाँ पे आपने चीज़ों को देखते जाना है, चूँकि ये टाइम किस तरह आते हैं। मैंने चारों टाइम की यहाँ पे हेडिंग भी दी हुई है आपके सामने, देखें। जब टाइम 0 होगा उसके बाद t/4 होता है, फिर t/2 आता है, फिर 3t/4 होता है, और फिर 3, यानी एक साइकिल के अंदर 0 एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, और यहाँ पे ये 4/4 वो t हो जाता है। तो ये आ गया। अच्छा अब इसका केस 1 ये है कि लेट करें अगर बॉडी की मोशन जो है वो 0 डिग्री से शुरू हो रही हो, ठीक है, सर्कल है ना, सर्कल, तो सर्कल में जो इस तरफ वाला पॉइंट होता है 0 डिग्री वाला, अगर उससे शुरू हो रही हो तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इस तरह करना पड़ेगा कि व्हेन द इनिशियल फेज इज 0, यानी जब फाई 0 होगा, तो अगर फाई 0 होगा देन इक्वेशन 1 बिकम्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें आप फाई को 0 पुट कर दें तो ये बनेगा जी x इज इक्वल टू, अब समझते जाइएगा, x इज इक्वल टू x नॉट, ठीक है, x इज इक्वल टू x नॉट कॉज यहाँ पे लिख लें, और इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई को क्या पुट करना है? 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बॉडी की मोशन को, अगर ये सर्कल है ना, तो लेट करो हम बॉडी को यहाँ से मूव करवाना शुरू करते हैं, ये ओरिजिन है इसका, तो यहाँ पे फाई क्या बनेगा? 0 डिग्री। और अगर हम यहाँ से मोशन शुरू करवाएंगे तो फिर हम 90 डिग्री से शुरू करवा रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर 0 डिग्री से शुरू करवाएंगे तो फिर ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ये आपकी बुक में बनाया हुआ है। अच्छा इसमें ना एक काम और करते हैं, आप जानते हैं जो ओमेगा है, ओमेगा इक्वल होता है 2π/t। अब सर ये कैसे होता है? तो मैंने आपको भी बताया कि ओमेगा इक्वल होता है θ/t, ठीक है, बताया था ना। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हम बात कर रहे हैं एक सर्कल की, ठीक है, एक सर्कल में टाइम 0 से t तक जाता है, तो ये क्या बनेगा? एक सर्कल में ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। एक सर्कल में कितना एंगल होता है जब एक सर्कल पूरा हो जाता है? 360 डिग्री, और रेडियन में कितना होता है? 2π, और एक सर्कल का जो टाइम उसको टाइम पीरियड t कहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t जो है वो हमने यहाँ पे पुट करना है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, वो जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें ओमेगा की जगह पे ये पुट कर देता हूँ। तो ये बनेगा मेरे पास x इज इक्वल टू x नॉट कॉज, ओमेगा की जगह पे आप पुट कर दें 2π/t, और ये छोटे वाला t वैसे ही प्लस 0 डिग्री। अब स्टूडेंट्स टाइम जब 0 होगा, ये टाइम है, ठीक है, टाइम वाला टाइम 0 होगा तब हमने ये x फाइंड करना है। टाइम t/4 होगा तब ये x फाइंड करना है। तो और यहाँ पे हमने पॉइंट्स लगाते जाने हैं, फिर उन पॉइंट्स को मिला के हमने ग्राफ बनाना है। अब समझिएगा,
जब t 0 होगा तो आपने ये जो स्मॉल t है ना इसको पुट करते जाना है। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज 2 पाई ओवर टी, और छोटे वाला t क्या हो गया 0, ठीक है ये, और प्लस 0 डिग्री। अब इस तरह करते हैं, इसको मैं एक स्टेप यहाँ पे करता हूँ, चूंकि जगह मैंने थोड़ी थोड़ी रखी है, सारे करने हैं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स कॉज, ये कॉज वैसे ही लिख लें। अब यहाँ पे एक काम करें, 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुई है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस 0 डिग्री, तो यानी 0 डिग्री ही यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हिंट दे लें कि कॉज 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए ये बना x इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट स्टूडेंट्स कैसे बना, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखिएगा, ये तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस तक तो वैसे आएगा, ये 0, 0 प्लस 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, यानी ये तो 1 होगा, तो x इक्वल टू एक्स नॉट आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब जब टाइम 0 है तो x कितना लेना है, एक्स नॉट, और वो भी पॉजिटिव में है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका मतलब 0 पे, ये 0 है, 0 पे ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स नॉट पे है। अब इससे आगे समझिएगा, क्योंकि हमने ये 3 दफ़ा केसेस करने हैं, तो आपको समझ आ जाएगी जब आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। अब हमने इसी फार्मूला में, ये जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसमें हमने छोटे t को t/4 पुट करना है, तो मैं पुट करने लगा हूं। अब देखिएगा, ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज 2 पाई ओवर टी, ये इतना लिख लिया। छोटे t को अब क्या पुट करना है, t/4 और प्लस 0 डिग्री वैसे ही लगा लें। अब इसमें एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं तो उनको कैंसिल करना ही पड़ेगा। जैसे ये t से t कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, तो ये मैंने छोटा सा यहाँ पे लिखा आपको समझाने के लिए। कैंसिल करने के बाद इस स्टेप को मैं आगे करता हूँ। अब आप इस तरह कीजिएगा, पेपर में सारे स्टेप इस तरह नीचे ही लेके जाइएगा। तो ये बनेगा जी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ये π/2 प्लस 0 डिग्री, यानी π/2, तो π/2 ही आएगा ना, क्योंकि किसी चीज़ में 0 प्लस हो तो वो वही रहता है, तो π/2 प्लस 0, तो π/2 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स π/2 बोलते हैं 90 डिग्री को, π/2 किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को। तो यहाँ पे लिख लें कि कॉज 90 डिग्री, स्टूडेंट्स कॉज 90 डिग्री जो है वो तो 0 होता है। तो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स कॉज π/2 90 होता है, तो cos 90 0, तो x क्या आया हमारे पास, 0 आया। तो इसका मतलब जब टाइम t/4 होगा तो x 0, देखिए ये टाइम t/4 है तो x 0, ये x 0 लगा, चूंकि x ऊपर जाने से बढ़ता है, नीचे जाने से कम होता है, तो ये इस पॉइंट पे, इस लाइन पे x 0 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बना। ये देखें, पहला पॉइंट वो बना, दूसरा पॉइंट ये बना। अब जब टाइम t/2 होगा, यानी यहाँ पे, तो तब हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, 0 है, या नेगेटिव में मैक्सिमम है। जहाँ पे आएगा उस पॉइंट को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस फार्मूला में इसको पुट करना है, तो ये बनेगा जी, ये फार्मूला जो है इसको देखिएगा, फार्मूला हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज मैंने लिखा, उसके बाद है 2 पाई ओवर टी लिख लिया। छोटे t को अब क्या पुट करना है, t/2, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ t/2 और प्लस 0 डिग्री, आप वैसे ही लगा दें, देखिए ये प्लस 0 डिग्री, बस इस t को पुट कर, यहाँ पे t को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे इस t को t/4 पुट किया, सॉल्व किया, ये आया। यहाँ पे इस t को ये स्मॉल t को t/2 पुट किया, तो ये देखें। अब यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, इस t से ये t कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये जो बना उसको यहाँ पे लिखो भाई, इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये बना x इज इक्वल टू, चले इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि नीचे जगह है, तो ये आया x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज, अच्छा ये बना सिर्फ पाई, और पाई प्लस 0 तो पाई आएगा, जिस तरह 5 प्लस 0 5 होता है, 6 प्लस 0 6 ही आएगा, तो पाई प्लस 0, तो इसको मैं पाई लिख लेता हूँ। स्टूडेंट्स पाई बोलते हैं 180 डिग्री को रेडियन में, तो यहाँ पे आप हिंट दें कि जो हमारे पास कॉज 180 डिग्री है भाई वो तो -1 होता है। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज 180 की वैल्यू -1, तो ये आया x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, ठीक है।
x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट आया। तो अब इसका मतलब जब टाइम t/2 होगा तो x क्या आएगा, माइनस एक्स नॉट। और माइनस एक्स नॉट देखें ये है, 0 आए तो इस पॉइंट पे, प्लस एक्स नॉट आए तो ये, माइनस एक्स नॉट आए तो ये वाला। तो t/2 पे हमारा ये वाला पॉइंट बना, देखें पहला ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और वहां पे वो वाला पॉइंट, मैंने उसके ऊपर ये लगा दिए। अब हमें t/4 पे चेक करना, तो ये देखें अब हमने इस फार्मूला में छोटे t को 3t/4 पुट करना है। तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज 2π/t, वैसे लिख लिया। अब छोटा t है, छोटे t को अब 3t/4 पुट करें तो 3t/4 प्लस 0 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, जिस तरह देखें इस t से ये t कैंसिल होगा, 2 1 2 2 2 4, ठीक है 2 2 4। तो ये आया x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज 3π/2, ठीक है क्या आया 3π/2 और प्लस 0 उसको चाहे रहने दें। अच्छा 3π/2, π/2 90 होता है, तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 270 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लें कि cos 270 डिग्री जो है वो तो भाई 0 होता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये 0 हो गया, तो x क्या आया 0। इसका मतलब जब 3t/4 होगा तो x क्या आया 0, और 0 वाला पॉइंट तो ये है। अगर प्लस एक्स नॉट आता तो ये होता, नेगेटिव एक्स नॉट तो हम नीचे पॉइंट लेते, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब लास्ट t को कैपिटल T पुट करें, यानी जब एक सर्कल पूरा हो जाएगा तो इस फॉर्मूला में पुट करें, ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज 2π/t, स्मॉल t को आप कैपिटल T पुट कर दें प्लस 0 डिग्री, और यहाँ पे इसको देखिएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज, इस t से ये t कैंसिल, सिर्फ 2π बचा, प्लस 0 डिग्री रहने दें। अच्छा 2π आप जानते हैं 360 डिग्री होता है, और याद रखें कि cos 360 डिग्री ये तो 1 होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसकी वैल्यू 1 आई, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव होता है साथ नेगेटिव आ जाता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये भी ऐसे ही था, cos 0 1 होता तो x इक्वल टू एक्स नॉट, cos 2π 1 होता तो x इक्वल टू एक्स नॉट। तो अब यहाँ पे इसका मतलब जब टाइम t था, ये t है, तो पॉजिटिव एक्स नॉट पॉइंट, ये है पॉजिटिव एक्स नॉट का पॉइंट, तो ये हमारे पॉइंट बन गए। अब आपने इन पॉइंट को मिला देना है, देखिएगा ये पॉइंट इस तरह मिलेंगे, ये पॉइंट जो है वो इससे मिलेगा और ये मिलेगा इससे, ऐसे करके ये वाला पॉइंट है ना इससे मिलेगा और ये वाला इससे। तो ये इस तरीके का जो है आपको ग्राफ मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, जो कि आपने 0 डिग्री से शुरू किया, मेन पोजीशन से मैक्सिमम फर्स्ट से शुरू किया, तो इस तरीके से ये बॉडी मूव करती हुई फिर अपनी मेन पोजीशन पर जाएगी। फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, ये मेन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है एक तरफ वाली, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो बॉडी जो है ऑसिलेट किस तरह करेंगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मेन से नेगेटिव दूसरी एक्सट्रीम, फिर मेन, फिर पॉजिटिव वाली एक्सट्रीम पे चली जाएगी। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे आपने नीचे ग्राफ में लिखना है ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पे फाई जो है वो हमने क्या पुट किया 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख दें कि ये 0 डिग्री के लिए हमने ग्राफ बनाया है, और 0 डिग्री के लिए ग्राफ इस तरीके का बनता है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिया। अब आपकी बुक के अंदर भी यही ग्राफ बना हुआ है, आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, सेम इसी तरह का ग्राफ है। लेकिन बुक में उसने ये सारे पॉइंट सॉल्व नहीं किए, बस उसने थोड़ा सा हिंट दिया, लेकिन हम तो सारा सॉल्व करके देंगे। अब स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट केस 2 है, और केस 2 को भी आपने बड़े ध्यान के साथ समझना है। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ केस 2 की, इसी के ऊपर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। केस 2 तब है, लेट करें अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 0 डिग्री के बजाय हम उसको 90 डिग्री से सर्कल मूव करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हमें फिर जो एंगल है वो 0 की बजाय फाई को क्या पुट करना पड़ेगा 90 डिग्री। मैंने देखे यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ पे आप हिंट दें, इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम फाई कितना पुट करेंगे, फाई इज इक्वल टू, अगर फाई जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो फिर जो इक्वेशन है वो किस तरह बनेगी, तो ये देखें मैंने लिख दिया। अब चूंकि हमें 90 पुट करना है, तो अब पहले फाई को 0 पुट किया था, अब फाई को क्या पुट करें, 0 के बजाय 90 पुट करें। देखें 90 पुट कर दिया ना, तो यहाँ भी क्या आएगा 90 आएगा। ये तो वैसे का वैसे रहेगा ओमेगा 2 पाई ओवर टी, ये यहाँ पे 90 आ जाएगा 0 के बजाय।
इसका मतलब ये है। अब स्टूडेंट्स मैंने 90 की यहाँ पे बनानी है, 90 का बनाना है, ठीक है, 90 का ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको ज़रा एक दफ़ा रेज कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। अब हम बनाएंगे 90 डिग्री पे जो ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा, मैं आपके सामने उसको भी बनाऊंगा, ड्रा करूंगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैंने इसको रेज कर लिया ताकि इसी ग्राफ पे मैं दूसरा ग्राफ भी बना के आपको समझा सकूँ। ध्यान लगाइएगा, जब टाइम 0 होगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, ऐसे ही है ना। वो टी को आप 0 पुट कर दें, बाकी ये 2π/t, बस यहाँ पे 0 था वहाँ पे 90। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा, तो 90 + 0 90 होता है, यानी यहाँ पे अब cos 90 डिग्री आएगा। स्टूडेंट्स कैसे 90 डिग्री आया, देखो टाइम को टी को 0 पुट किया तो ये रकम तो 0 होगी, cos 0 + 90, तो 0 + 90 cos 90। और अब आपको यहाँ पे cos 90 की वैल्यू पुट करनी है, तो याद रखें, ये देखें cos 90 तो 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें cos 90 को जब 0 पुट करेंगे तो x = 0 आ जाएगा। कैसे, cos 90 0, 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो तो 0 आता है, तो ये x 0 आया। तो इसका मतलब अब जो हम 90 डिग्री वाला ग्राफ बना रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे 0 रेज कर देता हूँ, ये ग्राफ है इस इक्वेशन का फॉर फाई = 90 डिग्री। तो अब ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, देखें जब टाइम 0 है तो x 0, देखें ये टाइम वाली लाइन है ना, जब टाइम 0 है तो x ना मैक्सिमम है और ना मिनिमम, बल्कि 0 है। तो ये वाला पॉइंट पहला पॉइंट बना, मैं अब रेड से पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। जब टाइम t/4 होगा तब हमने देखना x क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, 0 आएगा या नेगेटिव मैक्सिमम आएगा। तो इसमें टाइम t/4 पुट किया हुआ है, बस यहाँ पे आपने 0 के बजाय 90 लगा देना। देखिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे 90 लगा दिया। ये तो टाइम तो हमने पहले t/4 पुट किया हुआ है। अच्छा ये जो कैंसिल हुआ वो आएगा, वो क्या आएगा, π/2, t से t कैंसिल, 2 π/2 और प्लस 90 भी आएगा, ऐसे ही है ना, π/2 प्लस 90 डिग्री आएगा। अच्छा π/2 भी 90 होता है, फिर 90, तो 90 + 90 180। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये हमारे पास बना x = x0 cos 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री, कि ये π/2 90 होता है और ये भी 90, तो 90 + 90 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब मैं cos 180 डिग्री पुट करूंगा तो स्टूडेंट्स cos 180 डिग्री देखें ये क्या होता है, ये तो -1 होता है, तो यहाँ पे आप -1 लगाएं। तो जब cos 180 -1 तो x = क्या आएगा, x0 तो आएगा, लेकिन cos 180 का जो -1 है वो इसके शुरू में चला जाएगा, यानी कि जब टाइम t/4 है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो -x0। तो यानी ये वाला पॉइंट देखें, इसको रेड से लगाना है, ये वाला पॉइंट हमारे पास है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अच्छा जब टाइम t/2 होगा तब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 90 डिग्री के लिहाज से। तो यहाँ पे टाइम t/2 वैसे पुट किया हुआ है, बस इस 0 को क्या कर दें, इस 0 की जगह पे आप 90 कर दें, चूंकि इसी को हमने चेंज करना है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया। अब इसके बाद देखें, ये जो है ना, ये पाई आया था, 2 से 2 काट गया, t से t, चूंकि t 2π/t, और इस t को जब t/2 पुट करेंगे तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया था, तो ये तो पाई आएगा। लेकिन पाई पहले पाई + 0 था तो पाई आ गया, अब पाई + 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स पाई 180 होता है और 90, 180 + 90 270। तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है वो है cos 270। देखो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ कि x = x0 cos 270 डिग्री। अब देखिए cos 270 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे शायद लिया हुआ था, cos 270 डिग्री 0 होता है। तो अब आप यहाँ पे हिंट दें कि cos 270 डिग्री जो है वो तो हमारे पास 0 होता है। तो जब 0 पुट करेंगे, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, तो x क्या आएगा, ये 0 आएगा। इसका मतलब जब टाइम t/2 है, जब टाइम t/2 है तो x 0, टाइम t/2 पे x 0, तो 0 वाला पॉइंट ये है, ऐसे ही है ना। अब इस तरह इस फार्मूला में आप 3t/4 पुट करके चेक करेंगे 3t/4 पे x क्या आता है। तो ये बाकी ये 3t/4 हमने ऑलरेडी देखे पुट किया हुआ, बस 0 की जगह पे क्या कर दें, 90 डिग्री कर दो। मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लगा दिया। अच्छा ये 3t/4 2 आया था, 3t/4 यहाँ पे पहले 0 था, तो ये अब यहाँ पे प्लस 90 डिग्री आ चुका है। अच्छा 3t/2 जो है 270 होता है, 270 + 90 तो ये 360 बनेगा, और cos 360 जो है वो 1 होता है, ये हमने देखा यहाँ पे पुट भी किया था। तो इसका मतलब ये cos जो है ये बनेगा 360 cos, इसको चले लिखता हूँ एक दफ़ा स्टेप कि x = ठीक है, x = x0, ये बना cos
360 डिग्री, और cos 360 1 होता है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट। देखिए पॉजिटिव आया ना, ये नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब 3t/4 पे x नॉट है, तो मतलब पॉइंट बन रहा है ये वाला, ये ऊपर 3t/4 पे x जीरो नहीं है, ये जीरो वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव x नॉट, ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब हम t पे चेक करते हैं, बस यहाँ पे आप जानते हैं कि आपको 90 लगा देना है, बाकी तो हमने छोटे t को t पुट किया हुआ है, तो ये आया था 2 पाई। अब इसमें प्लस 90 भी कर दें, चूँकि प्लस 90 भी आ गया है, तो 2 पाई 180 डिग्री होता है, 180 प्लस 90 यहाँ पे आएगा cos 270 डिग्री। अब स्टूडेंट्स cos 270 डिग्री तो जीरो होता है, तो यहाँ पे लिख लें कि आप हिंट दें भाई cos 270 डिग्री जो है वो तो जीरो होता है, तो x यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos 270 जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो आया, तो इसका मतलब जब टाइम t है तो तब हमारे पास x जीरो आया, तो x को जीरो लगा लिया। अब देखें दिस 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 दिस, तो ये पॉइंट, ये ऐसे ग्राफ बनाएं, इस तरह बनाते हैं। देखें थोड़ा सा मुझसे उल्टा बन जाए तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, जब आप बनाएं तो आप थोड़ा सा इसको बेहतरीन तरीके से बना लीजिएगा। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बने, और ये लीजिए अच्छा बन गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ बना। ये ग्राफ तब है जब हमने एंगल को क्या पुट किया, 90 पुट किया, और 90 के लिहाज से हमने पॉइंट्स बनाए इस इक्वेशन में पुट करके, और उन पॉइंट्स को मिलाया, तो ये ग्राफ बन गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। अब देखें यही ग्राफ आपकी बुक में ये बना हुआ है, और ग्राफ के नीचे ये लिखा भी हुआ है, यही लाइन लिखी हुई है, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5 फॉर फाई 90। जब 90 डिग्री होगा तब ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब किन पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो पे, t/2 पे, t पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, और t/4 पे नेगेटिव मैक्सिमम, 3t/4 पे पॉजिटिव मैक्सिमम। तो ये भी आपने यहाँ पे याद रख लेने। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक पे 180 डिग्री के लिए भी सॉल्व किया हुआ है, चीज़ वही है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप इसको समझ लें। यानी आपने अब केस 2 की बजाय किसकी हेडिंग देनी है, केस 3 की, और हर केस के साथ जो उसका ग्राफ बन रहा है वही बनाना है अलग-अलग। अब मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब हेडिंग आ चुकी है केस 3 कि लेट करें अगर हमारे पास जो इनिशियल फेज है, हम बॉडी को देखो, अगर ये सर्कल है ना, सर्कल, हम बॉडी को मूव ही यहाँ से करवा रहे हैं। पहले हमने यहाँ से मूव कराया, यहाँ पे फाई जीरो होगा, यहाँ से मूव करवाएंगे तो उसका मतलब 90 डिग्री से मूव करवा रहे हैं, चूँकि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 90, यहाँ से मूव यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखें सर्कल, ये 0 90, यहाँ पे 180 से, यानी यहाँ से हमने अब मूव करवाना शुरू करेंगे, तो फिर उसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, किस तरीके से चलेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे अब समझाना है। इसका मतलब केस 3 में हम यहाँ पे फाई को क्या रखने वाले हैं बे, हम इनिशियल फेज को शुरू कहाँ से करने वाले हैं, 180 डिग्री। ठीक है, ये देखें ये लिखा 180 डिग्री, ये यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज किया। चलिए मैं रेड के साथ ही क्लोज करता हूँ, चूँकि पहले भी रेड थी। ये देखें ये क्लोज हो गया। इसका मतलब अब हमने जो फाई है वो पुट करना है 180 डिग्री। तो इफ़ फाई यानी इनिशियल फेज कितना हो, 180 डिग्री हो। चले थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें अब आप फाई को क्या पुट कर दें भाई, आप इसमें आप फाई को 180 पुट कर दें। पहले 0 था तो 0 लिखा, उसके बाद 90 था तो 90 लिखा, अब क्या लिखेंगे, अब 180 लिखेंगे। देखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये यहाँ पे भी लिख लिया, और यहाँ पे लिखते हैं 180 डिग्री। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, अब हम 180 के लिहाज से बनाने वाले हैं, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो मैं यहाँ पे बना दूंगा। अलग से दोबारा वाइट बोर्ड रेज करके ये सारा का सारा करना, आप सारी बातें आप तो सारा करेंगे पेपर के अंदर, मैं कौन सा पेपर कर रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि आपने काम कैसे करना है। अब हमने क्या करना है कि जब टाइम t 0 है तो तब 180 के लिहाज से क्या x आता है, तो वो पॉइंट फिर t/4 पे कौन सा पॉइंट जीरो मैक्सिमम या नेगेटिव वो लगाते जाएंगे, उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो 180 डिग्री वाला भी हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, कर्व बन जाएगी। तो आइए देखते हैं कि 180 डिग्री के लिए कर्व कैसी बनती है। स्टूडेंट्स यही चीज़, जब टाइम t 0 है तो t को 0 पुट किया, बस यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, पहले 0 था फिर 90, अब यहाँ पे हमने 180 डिग्री पुट करना है। तो देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें ये तो 0 हो जाएगा ना, t को 0 पुट किया तो ये रकम 0, तो cos 0 + 180 यानी यहाँ पे अब आएगा 180, तो cos क्या आएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप हिंट दें कि cos 180 क्या होता है, उसकी वैल्यू पुट करें। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं cos 180 डिग्री जो है, ये देखें लिखा -1 होता है, क्या होता है -1 होता है। ये x था, ये थोड़ा सा रेज हो गया था,
तो 180 डिग्री -1, तो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू एक्स नॉट इंटू -1, तो -x0 बनेगा। तो ये देखें -x0 हमने यहाँ पे बनाया। और इसका मतलब जब टाइम t 0 है, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ना जीरो आया ना पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव। तो यानी ये हमारा पहला पॉइंट। देखें अब मैंने यहाँ पे ग्रीन से बना रहा हूँ। इसके बाद जब टाइम t/4 होगा तो फिर देखिएगा, जब टाइम t/4 होगा तो ये t/4 पुट किया, यहाँ पे 180 पुट करेंगे, 90 की बजाय क्या पुट कर देंगे 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, ये π/2 आएगा, प्लस 90 की बजाय क्या पुट करना है प्लस 180 पुट करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब π/2 90, तो 90 प्लस 180 270, यहाँ पे क्या आएगा 270 आएगा। तो cos 270 डिग्री। हिंट दें कि भाई cos जो 270 है वो क्या होता है भाई, वो तो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो लगा दें, और जब ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ये हमारे पास ज़ीरो है। इसका मतलब टाइम t/4 पे जो x है ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव है बल्कि ज़ीरो आया। तो हमारा जो पॉइंट है वो अब बनेगा यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे पॉइंट बना t/4 वाला। इसके बाद जब टाइम t/2 होगा तो ये सॉल्व किया है, बस यहाँ पे 90 की वजह क्या पुट कर देना है 180। तो इसको कैंसिल करेंगे तो पाई आएगा, प्लस 90 की बजाय क्या आ जाएगा 180। अच्छा पाई जो है वो 180 होता है, पाई क्या होता है 180, और ये 180, तो 180 प्लस 180 360, 180 प्लस 180 360 आएगा। और याद रखें cos 360 पे क्या होता है +1 होता है। cos ये देखें यहाँ पे शायद किया भी हो, ये यहाँ पे भी किया है, तो ये आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, जुबानी भी याद कर सकते हैं। cos 360 होता है 1, cos 360 1 होता है। तो ये 1 x इक्वल टू एक्स नॉट इंटू 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा x0 आएगा। तो देखिए मैंने x0 लगा दिया। इसका मतलब जब टाइम t/2 है, जब टाइम t/2 है, ये t/2 है, तो x क्या आया ना ज़ीरो आया बल्कि ये तो यहाँ पे आया पॉजिटिव x0। देखें पॉजिटिव x0 तो ये हमने शो किया हुआ है ये इस लिहाज से। तो ये देखें ये पहला पॉइंट, दूसरा तीसरा, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। लेकिन आगे भी हमने सॉल्व करना है जब टाइम 3t/4 होगा। तो 3t/4 मैंने t को पहले यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बस 90 की बजाय आपको यहाँ पे 180 पुट करना है। तो मैंने 180 डिग्री यहाँ पे पुट किया, 90 की बजाय क्या पुट कर दें यहाँ पर 180 डिग्री पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये 3π/2 270 होता है। तो 270 डिग्री प्लस 180, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कि 270 डिग्री प्लस 180 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा 270 प्लस 180 डिग्री, ये हमारे पास 450 डिग्री आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं, 450 डिग्री आ गया तो आ गया। और यहाँ पे हम हिंट देंगे कि cos जो है वो 450 डिग्री क्या होता है। तो आप इस तरह करें, cos 450 लें, ज़ीरो, cos 450 ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो आ गया। इसका मतलब 3t/4 है ना, 3t/4 पे जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या बना 3t/4 पे पॉइंट ज़ीरो पे बना। तो ये है ज़ीरो वाली लाइन। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट रह गया t वाला, तो t पुट किया, यहाँ पे 90 की बजाय क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। चूँकि हमने छोटे t को ये t ऑलरेडी पुट किया, t से t काट गया, 2π प्लस 90 की बजाय क्या आएगा 180। अच्छा अब 2π क्या होता है भाई, 2π तो 360 होता है, तो 360 प्लस 180, यहाँ पे देखिएगा ये मैं करने लगा हूँ, 2π क्या होता है 360, तो 360 प्लस 180 डिग्री, तो ये आता है 540 डिग्री। अब यहाँ पे आप cos 540 डिग्री ले लें, तो देखिएगा cos 4 ये है 540 डिग्री, ये आता है -1, क्या आया -1। तो इसका मतलब ये -1 आया। तो जब -1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -x0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 540, यानी जब टाइम t होगा ये t, तो ये x आएगा -x0, यानी ये वाला पॉइंट, ये नीचे वाला पॉइंट क्या है -x0 है। तो ये वाला पॉइंट आया। तो इसका मतलब देखें ये ग्राफ, ये पॉइंट, ये इन पॉइंट्स को आप मिला दें, इन पॉइंट्स को आप ऐसे करके मिलाएं, ये देखें ये ऐसे करके मैं मिला रहा हूँ, तो ऐसे करके ना एक कर्व से शेप दे लेना ये। तो ये किसका ग्राफ है, ये तब ग्राफ है जब फाई कितना होगा, जब फाई हमारे पास होगा 180 डिग्री। आपने ग्राफ भी हर केस के साथ अलग बनाना है, हर केस को इस तरह सॉल्व करना है, एक जैसे हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और ग्राफ इसका देखें आपकी बुक में ये बना हुआ है,
और ग्राफ के नीचे लिखा भी हुआ है यही लाइन, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5 फॉर 5 इक्वल टू 180। ग्राफ को देख सकते हैं, सेम इसी तरह ग्राफ है, नीचे शुरू हो रहा है ऐसे करके ऊपर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपने इतना सॉल्व करना है, दोबारा फिर समझ लीजिए। पहले आपने फेज़ को डिफाइन करना है, डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में समझा दी थी। फिर ये थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लें कि फेज़ यानी डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, वो बेसिकली जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, और ये हमने इससे पिछले टॉपिक में प्रूव भी किया, ठीक है। और वहां से हमने ये फॉर्मूला लिया, फिर इस फॉर्मूला को आपने एक सर्कल में टाइम पहले 0 लेना है, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t/4, फिर t, 4 पॉइंट्स लेने। एक सर्कल के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको शुरू में समझाए थे। इन चारों पॉइंट्स पे ये वाला फार्मूला जो है 0 डिग्री के लिए किस तरह ग्राफ बनाता है, 90 डिग्री के लिए किस तरह ग्राफ बनाता है, 180 डिग्री के लिए किस तरह ग्राफ बनाता है। देखो 180 डिग्री जब है तो फिर 180 डिग्री के लिए जो है वो t/4 और 3t/4, t/4 और 3t/4 पे जो है वो 0 बना, डिस्प्लेसमेंट में 0 है। और ये वाला पॉइंट t/2 और ये वाला 0 और ये t, इन पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स दो तरह की हमारे पास ये कर्व आपने सीखी। अब इसमें ना आपको मैंने सिंपल ये बताना है कर्व इन फेज कब होती हैं, आउट फेज कब होती हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, चलिए यहाँ पे समझाता हूँ। अगर देखो एक कर्व ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके बनी, ये देखिए ये ऐसे बनी ऐसे, और दूसरी कर्व भी ऐसे ही बनी जिस तरह ये है, क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ऊपर वाला ऐसे क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ, क्रस्ट के साथ क्रस्ट मैच हो रहा है, ट्रफ के साथ ट्रफ मैच हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों वेव्स एक जैसी हैं, इनको बोलते हैं इन फेज। इन फेज हो तो एंगल क्या होता है 0 डिग्री, यानी ये भी 0 शुरू हो रहा है, ये भी 0 शुरू हो रहा है। जब इसका 90 होगा इसका भी 90 होगा, जब इसका 180 आएगा इसका भी 180 आएगा। देखो ये एक सर्कल है ना, 0, 90, 180, 270, 360, एक सर्कल पूरा हो गया। ये देखिए हमने एक सर्कल के लिए बनाया। इसका मतलब ये क्या है, इन फेज। इन फेज का मतलब है क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिले, ट्रफ के साथ ट्रफ मिले, तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं इन फेज। लेकिन अगर इस तरीके का हिसाब हो, हिसाब किस तरीके का हो, इस तरीके का कि एक जो दूसरी है वो इस तरीके से शुरू हो रही है, देखिए ये इस तरीके से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट है। एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ, दूसरी का क्रस्ट है, पहली का जो है ट्रफ आया तो दूसरी का क्रस्ट आ गया, इसका मतलब ये दोनों वेव्स ऑपोजिट है। तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं आउट ऑफ फेज। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज। और इनमें एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का फर्क होता है। और इस टॉपिक पे लास्ट पे 2 सेंटेंस ये इन फेज और आउट फेज के बारे में लिखे हैं कि जब दो वेव्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा तो वो आउट ऑफ फेज कहलाएंगे, 0 डिग्री या 360 होगा तो फिर वो वेव्स आपस में इन फेज कहलाएंगे। ये हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में जब इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इन फेज और आउट ऑफ फेज में डिफ्रेंशिएट करके दूंगा, पॉइंट्स लिख के दूंगा। लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने इतना अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा सॉल्व करवाया। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हुई है, लेकिन ज़ाहिर बात है आपको चीज़ें समझानी होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ सीखना हो तो टाइम लगता है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी समझा सकता था, लेकिन उस तरीके से ना आपके नोट्स बन पाते, ना आपको अच्छे समझ आ पाती। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद यही टॉपिक फिर दोबारा यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते, किसी और सर का ले रहे होते लेक्चर, तो इससे अच्छा है कि भाई आप एक ही लेक्चर लो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, इसके बजाय कि आप 2-3 जगह पर जाके लेक्चर दें तब आपको जाके समझ आए। तो ये जो है इस तरह अगर कोई वीडियो लेंथी हो जाए ना तो उसमें परेशान ना हुआ करें, बल्कि खुश हुआ करें कि वीडियो लेंथी देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ आएगी, ज़्यादा डिटेल में सीखने को मिलेगा। क्योंकि छोटी वीडियो क्या मतलब होता है कि जल्दी जल्दी समझा दिया, कुछ सब्जेक्ट कर दिए, तो वो मतलब उसमें हमें फ़ायदा नहीं है। जो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो आपने कोशिश करनी है कि उसको पिक करके देखें, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें गहराई में जाकर उसमें समझाई गई हैं, तभी तो टाइम ज़्यादा लगा है, आपके लिए मेहनत हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।